विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में पाकिस्तान घिरता जा रहा है और उसके लिए हर मोर्चे पर चुनौती खड़ी, और ये उसके कर्मों का ही नतीजा है कि पाकिस्तान जिस चीज को पाल पोस रहा था अब उसका खामियाजा भुगत रहा है। और पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। हमें कॉपी करने जाते हैं तब मुंह की खाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं भीख वाला कटोरा लेकर तब मुंह की खाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी चीज वो सोचते हैं, अब कह रहे हैं कि चाइनीज एम्यूनेशन फिर से लेंगे फिर मुंह की खाएंगे। तो हर तरफ से पाकिस्तान की बेइज्जती तो पक्की रहती है, ये समझ में आता है। और यही चुनौतियां अब पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, हालात ये है कि आवाम सवाल पूछ रही है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान, इस तरह की स्थिति है। और इस बीच शाहबाज फिर से पहुंच जाते हैं अलग अलग देशों में भीख का कटोरा लेकर। बिलावल को भेज दिया अपना नाम ठीक करने के लिए, लेकिन उनके भी बस की कुछ नहीं है। हर चुनौती से घिरे पाकिस्तान पर पूरी जानकारी चलिए अब आपको देते हैं, क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो समझ ही नहीं पा रहे कि करें क्या, कैसे इज्जत बचाएं, क्योंकि हर मोर्चे पर फेल पाकिस्तान अब समझ ही नहीं पा रहा कि आगे का रास्ता कैसे तैयार होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं। देखिए, एक तरफ वैश्विक मंच पर जाते हैं, बिलावल भुट्टो को भेज दिया उन्होंने। उन्हें लगा कि भारत ने जैसे अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, बड़े बड़े चेहरे हमारे यहाँ से भी अपोजिशन के भी गए, तो इनको लगा यही वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। अब बिलावल भुट्टो सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे। जब आतंक को पाला पोसा है तो कहाँ से देंगे। दूसरी तस्वीर महंगाई को लेकर, महंगाई आसमान छू रही है और एक नई रिपोर्ट ने तो इनको हैरान ही कर दिया। क्या वो रिपोर्ट है, आगे आपको बताने वाले। सुरक्षा के मुद्दे पर इनकी हालत बहुत ही खराब है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ये बातें करते रहे, हुआ कुछ नहीं। तो अब इस मुद्दे पर भी इनकी आवाम इन्हें घेरी। कर्ज ये ले भी चुके हैं और अभी भी पैसा मांगते रहते हैं। अभी भी शहबाज शरीफ कहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे आगे हम आपको बताएंगे, जहाँ पैसा मांगने गए हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो देश भी अब आजिज आ चुका है इनसे। आतंकवाद का मुद्दा इनके सर पर चढ़ गया। बलूचिस्तान में BLA कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार अटैक हो रहे हैं। इनकी पाकिस्तानी सेना, इनके पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये बैठ के देख रहे हैं। और छठी सबसे बड़ी दिक्कत गरीबी की है। गरीबी इस कदर हावी है कि पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम कर रही है। और जो अब रिपोर्ट आई है वो तो कह रही है कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता तैयार करना बहुत मुश्किल है। इस पर पूरी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। हमने आपको बताया कि अब रोना रोते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, फिर पहुंचे सऊदी। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए सऊदी की तस्वीर है। आपको यहाँ पर बिन सलमान दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बैठे और फिर पहुंच गए। वही बात, पैसा चाहिए, एक ही बात होती है इनके पास। और इसके लिए बाकायदा तारीफ के कसीदे भी गढ़ देते हैं। जब कहीं जाते हैं पैसा मांगने तो एक लंबा ट्वीट करते हैं जिसमें लंबी लंबी बातें, तारीफों के कसीदे होते हैं। और वैसा ही एक ट्वीट ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ का। क्या अब वहां पर जाकर कर रहे हैं, हालांकि आपको अंदाजा तो होगा ही कि जब भी जाते हैं देशों में तो उनका क्या काम होता है। मुस्लिम देशों में गए, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, और ये भी इसीलिए कि पैसा मिल जाए। अब क्यों गए हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं, बता देते हैं आपको पूरी जानकारी। हुआ क्या है कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का रोना अभी भी चल रहा है। अलग अलग मंचों पर लगातार रोते रहते हैं, कह रहे हैं अब इस्लामिक रहनुमाओं से कि आप हमें शरण दे दीजिए, हमें मदद दे दीजिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए। सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। कुछ दिन पहले ही शहबाज का बयान वायरल हुआ था। क्या बयान था, जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि सऊदी अरब सबसे भरोसेमंद दोस्त है। लेकिन इसके आगे क्या कहा, वो अब नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेकर जाएं। ये उनकी लाइन, ये भीख का कटोरा जो जुड़ गया है ना उनसे, वो शहबाज शरीफ के चलते ही जुड़ा है। वो खुद मान रहे हैं कि वो भीख का कटोरा लेकर जाते हैं और सऊदी नहीं चाहता कि वो आए। इस बयान के कुछ दिन बाद फिर से अब शहबाज शरीफ सऊदी पहुंच गए। सोचिए, अपनी बात वो कहते हैं और फिर उसी बात से पलट जाते हैं और फिर से वही भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे राजनेता है, समझ ही नहीं आता। सुनिए क्या कहा है वहां पर। Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and they no more expect that we go there with a begging bowl. तो
तो देखा आपने, खुद ही कह रहे हैं कि वो चाहते नहीं सऊदी की आए और फिर से भीख का कटोरा लेकर पहुंचे, लेकिन फिर से भीख मांग लेते हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर, ये देखिए, ये है कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन, और ये दूसरी चुनौती है उसकी तस्वीर है, क्योंकि अमेरिका पहुंचा था एक प्रतिनिधि मंडल जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई तो क्या कहा अमेरिका की तरफ से उनके सांसद ने, उन्होंने कह दिया कि आप पहले जैश ए मोहम्मद का हिसाब किताब देखो, फिर हमें बताना कि क्या हुआ है। ये बात उनकी तरफ से कही गई, और ये बात उन्हें कहनी पड़ी क्योंकि आतंक को लेकर कैसे पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है। किसी और चीज में आपने नहीं सुना होगा आगे रहा, कि विकास में रहा, कुछ बड़ा बन गया, कुछ कर दिया, चांद पे चले गए, इन सब चीजों में आगे नहीं रहता पाकिस्तान सिर्फ आतंक में आगे रहता है। और यही कहा कांग्रेसमैन ने। क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं जरा डिटेल। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है। अमेरिका में बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। बिलावल भुट्टो की किरकिरी मतलब पाकिस्तान की किरकिरी। वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल को खरी खोटी सुनाई है। ब्रैडमैन का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, ब्रैडमैन ने खुलकर कहा, सांसद से मिलने पहुंचा था पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल, बिलावल भुट्टो से लीड कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में जब बातचीत हुई तो जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, भारत को लेकर कहानी बनाएं, वो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और ये कह दिया ब्रैडमैन ने कि पहले आप जैश ए मोहम्मद का कुछ करिए। जरा दो तस्वीर देखिए, आप दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जैश ए मोहम्मद का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स बंद हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये गूगल पर इंफॉर्मेशन है। और ये हेडक्वार्टर बंद क्यों हुआ है? 6 से 7 मई आज का ही वो दिन था। सुबह सुबह हमें पता चला था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है, भारत ने मिट्टी में मिलाया था, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब ये जो जैश का हेडक्वार्टर्स है, अगर आप इसे गूगल पर अभी देखेंगे अपने फोन पर भी, तो परमानेंटली क्लोज लिखा आता है। आपको हम दिखा भी रहे हैं, देखिए जहां पर नेविगेशन पिन है वहां पर बकायदा लिखा हुआ है परमानेंटली क्लोज। तो ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स बंद हो गया। हम आपको बताते हैं भारत के एक्शन से जैश ए मोहम्मद घबरा गया, डर गया है। बहावलपुर में अपने मुख्यालय को बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो ध्वस्त कर दिया था। गूगल मैप्स भी मुख्यालय को बंद दिखा रहा है। अगर आप सर्च करेंगे, नेविगेशन पर जाएंगे तो वो बंद दिखाएगा। सुभान अल्लाह, मसूद अजहर का ठिकाना था और वहीं से सारे ऑपरेशन की प्लानिंग होती थी। मसूद अजहर का लंबा चौड़ा परिवार वहां रहा करता था, और ऐसे में भारत के एक्शन में परिवार के 14 लोग मारे गए थे। और मसूद ने खुद बयान जारी कर यह जानकारी दी थी कि इतने लोग मारे गए हैं और वो खुद मरना चाहता है, ये खुद उसने कहा था। तो अब ये हालत हो गई है कि उन्हें अपनी सुभान अल्लाह जो मस्जिद थी जहां पर ये करते थे जैश ए मोहम्मद की प्लानिंग प्लॉटिंग, वो बंद करनी पड़ी है। एक तरफ तो देखिए पाकिस्तान में हमने तबाही कर दी, महीना भर हो चुका है उस बात को। आज की सुबह 7 तारीख की सुबह ही सबको पता चला था भारत में, रात में हालांकि ऑपरेशन हुआ था 1:30 बजे करीब, लेकिन सुबह सबको पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे बदला लिया है। लेकिन अब तबाही के निशान जो दिख रहे हैं, पाकिस्तान अब तक 1 महीने बाद तक अपने उन तबाही के निशानों को गिन रहा है, उनको देख रहा है। रिपोर्ट देखिए। का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चूर चूर। पेशावर टू झंग, तबाही से पाकिस्तान दंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान किस कदर पिटा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी तक तबाही की गिनती जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसा शौर्य दिखाया कि मुल्ला मुनीर की आर्मी और खुद शहबाज शरीफ तबाही की तस्वीरों को देख देख कर थक गए हैं। आतंकियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान परेशान है, और अब यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जो बताएगी कि भारत ने कहां-कहां और कितनी तबाही मचाई है। बकायदा तबाही की गिनती के लिए बैठकें की जा रही हैं, नाकाम प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद एक रिपोर्ट 30 दिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह से अपने घर में ही पिटा है, उससे दुनिया भर में उसके हथियारों और उसके सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। यही वजह है कि इस बार शहबाज ने अपने उच्च अधिकारियों को तबाही की गिनती का जिम्मा दिया है, जिसमें पंजाब राहत आयुक्त, पंजाब गृह सचिव,
पंजाब के डीआईजी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत की ताकत का आकलन कर रहा है। इससे पहले भी एक डोजियर पाकिस्तान की पोल खोल चुका है, जिससे दुनिया के सामने आया कि भारत ने न केवल पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, बल्कि उसकी सोच से परे बदला लिया था। उसी डोजियर की मदद से सामने आ गई थी वो सच्चाई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया है, 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान में तबाही का डोजियर सामने आया है, वो बताने के लिए काफी है कि तबाही पाकिस्तान की कल्पना से ज्यादा मची है। डोजियर से साफ हुआ कि भारत ने 20 नहीं 28 जगह हमला किया था, और इसी डोजियर में वो नए 8 नाम भी थे जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा था। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th. एक तरफ तो पाकिस्तान तबाही की गिनती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खौफ में भी जी रहा है। शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और अगर अब गलती की तो गिनती के लिए पाकिस्तानी नहीं बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच भारत जानता है कि पाकिस्तान की आदत ना सुधरने की है, और यही वजह है कि डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी कह रहे हैं कि हम मुस्तैद हैं, हम तैयार हैं। सुनिए। पाकिस्तान पूरी अपनी जड़ों से हिला हुआ है, जैसा आप सब लोग देख ही रहे होंगे। लगातार गुहार कर रहा है भारत सरकार से। तो जिस तरह के वो झूठे वादे करता रहता है, झूठी बातें करता रहता है, वो सबके सामने समक्ष एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पर हम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। सीमा सुरक्षा बल पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर के अपने अनुभवों से बहुत कुछ हमने लेसन लिए हैं, तो हम पूरी मजबूती से इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वो देश है जो आतंक में पूरे गले तक लिप्त है। ये अपने सैनिकों की जान की परवाह नहीं करता, और अपने सैनिकों को यदि जान दे दें तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और अपनी रणनीति पे हम दोबारा से कार्य कर रहे हैं। किस तरह हम अपने मोर्चे मजबूत करें, किस तरह नए हथियार लाएं, किस तरह से हमारे जवानों का ड्रिल होना चाहिए, किस तरह प्रदर्शन होना चाहिए। और इस बार तो विश्वास रखिए पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, और उनकी पोस्टों पर सीमा सुरक्षा बल का और तो आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं हमारी आर्मी का हमारी बीएसएफ का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया और अभी तक तबाही के निशान बार बार सामने आ रहे हैं। उधर जो चुनौती एक और है पाकिस्तान के सामने, वो अपनी सुरक्षा की है। अब उस सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है पाकिस्तान ने, जरा आपको बताते हैं। हालांकि रणनीति बड़ी फेल टाइप की है, क्योंकि चाइनीज आइटम पर फिर से भरोसा किया। आपको बताते हैं भारत के डर से पाकिस्तान में बौखलाहट है, और फिर से चीनी कबाड़ खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहे हैं। चीन से FC-31 एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान खरीदने वाला है। अगले 1.5 साल में ये खरीदने का प्लान है, और 6-6 के बैच में बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट चीन भेजेगा। पाकिस्तान के पायलट उड़ाने की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर चुके हैं। लेकिन समस्या वही है, चीन का आइटम में कितने दिन चलेगा ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि चीन के लिए तो कहा जाता है ना, चीनी सामान को चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वही हाल है। तो अब उसके बावजूद ये तैयारी जो चल रही है, क्या क्या अब तक फेल हो चुका है चीनी आइटम, चलिए जरा आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें हमने टेस्ट कर लिया, वॉर इक्विपमेंट सारे टेस्ट हो गए, भारत के सफल रहे। लेकिन इनका क्या क्या फेल हुआ, HQ-9 इनका डिफेंस सिस्टम फेल, कबाड़ा हो गया बिल्कुल उसका। PL-15E फेल हो गया, डाला इन्होंने, फुस मिसाइल निकली। JF-17 की बात करें तो वो विमान धराशायी हो गए, क्रैश हो गए।
CM 400 AKG की बात करें, ये मिसाइल्स ये भी फेल हुए, अलग अलग जगहों पर पड़े मिले, भारत में बाद में डिफ्यूज किया गया। विंग लूंग सेकंड जो ड्रोन था इनका वो भी पूरी तरह से फेल हुआ। तो अब इतना फेलियर होने के बाद पूरी तरह से चीन के जो हथियार थे वो खराब हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये वही अपना ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि वही लेना ठीक रहेगा, फिर से ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है अपने लिए, तो हम फिर से जवाब देंगे, तैयारी हमारी पुख्ता है। लेकिन अब क्योंकि ये सब चैलेंजेस चल रहे हैं, सुरक्षा का चैलेंज है, एक और बड़ा चैलेंज अब सामने आ गया है। क्या वो चैलेंज है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पर कंगाली ही कंगाली है, कहीं से खुशहाली का कोई रास्ता नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगता है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर दुनिया में ठोकर खाने को मजबूर है, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम भूखी प्यासी मर रही है। वैसे तो दुनिया पाकिस्तान के खाली कटोरे की हकीकत से वाकिफ है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का जल्द ही दी एंड होने वाला है। पहले से ही दुनिया भर में भिखारियों के लिए मशहूर पाकिस्तान पर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे साफ हो गया है कि एक तरफ पाकिस्तान की मुल्ला मुनीर आर्मी फल फूल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम को हर रोज रोटी पानी के लिए बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की नई वैश्विक गरीबी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की 44.7% आबादी अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है। ये आंकड़ा नई वैश्विक गरीबी रेखा के आधार पर जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता। मतलब साफ है कि दुनिया से भारी कर्ज लेने के बाद भी, कटोरा लेकर अमीर देशों के आगे पीछे चक्कर लगाने के बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और शहबाज मुल्ला मुनीर बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त हैं। दिन में भी भारत को कड़ी टक्कर देने के सपने देख रहे हैं। केवल गरीबी रेखा ही नहीं, महंगाई की बीमार पाकिस्तान की जनता को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि फेल शहबाज शरीफ और फेल मार्शल आसिम मुनीर हालातों को संभाल पाने में नाकाम है। यही वजह है कि पहले से ही फल सब्जी महंगी हो रही है और अब तो सोने के दाम भी पाकिस्तान में आसमान की ऊंचाई पर हैं। ऑल इंडिया पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति तोला 4300 पाकिस्तानी रुपए बढ़कर 3,58,400 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट चांदी की एक तोले की कीमत 159 पाकिस्तानी रुपए बढ़कर 3,775 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई है। हालातों से साफ है कि अब पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत है ही नहीं, बल्कि उसके पाले हुए सांप ही खुद पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। महंगाई की मार तो पड़ ही रही है, अब गरीबी रिपोर्ट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा दिनों का समय बचा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इनके सामने तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन भारतवासियों के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर बता देते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए। पिछले 11 सालों में गरीबी से ऊपर उठे हैं लोग। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल में गरीबी कम हुई है और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले। तो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के लिए 45% लगभग लोग गरीबी के दलदल में फंसते दिखाई दे रहे हैं और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम गरीबी से भी निकल रहे हैं। बताया जा रहा है 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए, लेकिन इनका तो हाल वही है और इनका हाल खराब होता जा रहा है दिन पर दिन। पीओके को लेकर, जिस पीओके को लेकर ये बड़ा दावा करते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, उसके विकास पर इनका ध्यान 0% है। उसके लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। यही वजह है कि पीओके से भी अब आवाज उठती है कि वो पाकिस्तानियों को अपना नहीं मानते। क्यों, क्या हुआ है, जरा जान लीजिए। पाकिस्तान ने पीओके को उसके हाल पर छोड़ दिया। दावे तो करते हैं लेकिन हाल पर छोड़ दिया है। पीओके के बजट में 16% की कटौती की गई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बजट को मंजूरी दी है और साल 2024 का अगर आपको बताएं बजट पीओके का तो 75 अरब पाकिस्तानी रुपए था। साल 2025 की बात करें तो इसे घटाकर 63 अरब पाकिस्तानी रुपए कर दिया गया है और कटौती का कारण शहबाज ये कह रहे हैं कि आईएमएफ की शर्तें हैं।
IMF ने $7 अरब के कर्ज के लिए सख्त शर्तें लगा दी हैं, इसलिए कटौती कर रहे हैं। ये नैरेटिव क्रिएट कर रहा है यहाँ पर पाकिस्तान। लेकिन जहां हम देख रहे हैं, कल ही आपने देखा कि कश्मीर को कितनी सौगातें प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो हमारा तो विकास का पथ तैयार है, हम उस पर चल रहे हैं, ये कटौती पर कटौती कर रहे हैं। इस तरह के हालात बन रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जो आपको बताएं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर, मोर्चा खोल दिया है यूनुस के खिलाफ BNP ने, और सीधे सीधे चुनाव को लेकर यूनुस के खिलाफ BNP खड़ी हो गई है और कहा जा रहा है कि इसी साल दिसंबर तक चुनाव हो। मोहम्मद यूनुस ने अप्रैल 2026 में चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन BNP कह रही है कि हमें इसी साल चुनाव करवाना, इसी साल चुनाव कराने की मांग BNP की तरफ से रख दी गई है। तो बांग्लादेश में भी देखिए हालात बहुत अभी अस्थिर हैं। यूनुस की सत्ता से कोई खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि अप्रैल में चुनाव कराएंगे, लेकिन BNP ने ये मांग रख दी है कि चुनाव इसी साल कराए जाए और दिसंबर तक करा लिए जाए। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्ती, दगा और दरार की, क्योंकि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है इस वक्त वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा आप ट्रंप और मस्क की देख रहे होंगे। ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, तो मस्क ने अपनी तिजोरियां खाली कर दी थी, पैसे जमकर लुटाए थे, एक्स पर जमकर प्रमोशन किया था, ट्विटर पर, और प्रमोशन के जो ट्वीट्स होते थे, फोटोज होते थे, वो वायरल होते थे। लेकिन अब क्या वायरल हो रहा है? अब इनकी नोकझोंक, इनकी तकरार वायरल हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लग गए हैं। सिर्फ बातचीत वायरल नहीं हो रही, वार पलटवार नहीं चल रहा है, कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे पर, और ऐसा लग रहा है कि दोनों अपनी ही भाषा में ये कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा। अब ये जो लड़ाई है, ये पैसा वर्सेस सत्ता की हो गई है। ये लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी, इस पर सबकी निगाहें। क्या क्या हुआ है, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जो एक तरह से दरार आई थी उसके बाद यहाँ पर मस्क ने एक नई बात छेड़ दी है। क्या बात छेड़ी है, तस्वीर देखिए, ये देखिए। एक नई पार्टी की जरूरत मस्क ने अपने ही ट्विटर प्लेटफॉर्म पर डाला, और इसके लिए बाकायदा पोल करवाना शुरू कर दिया कि क्या अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के अलावा क्या किसी तीसरी पार्टी की जरूरत है। यह प्रश्न पूछा, और जो पोल आया, पोल का रिजल्ट 80% लोग इससे अग्री करते हैं, उन्होंने कहा, और उसका नाम बता दिया द अमेरिका पार्टी। यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के अलावा द अमेरिका पार्टी का प्रपोजल अब मस्क रख रहे हैं। तो क्या अब नई पार्टी बनाएंगे मस्क? ये सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर अमेरिका की हवाओं में लगातार ट्रेंड कर रहा है, चर्चा में बना हुआ है। क्या कुछ हुआ है जरा समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का विवाद बहुत आगे बढ़ गया है, और मस्क ने सोशल मीडिया पर पोल कराया। नई राजनीतिक पार्टी को लेकर यह पोल कराया गया। मस्क ने लोगों से पूछा, जो यूजर्स थे ट्विटर पर, उनसे पूछा कि क्या यूएस को तीसरी पार्टी की जरूरत है, और इस पर 80% यूजर्स ने जवाब में हाँ कहा। यह जानकारी भी मस्क ने शेयर की। 80% लोगों के लिए नई पार्टी का नाम भी एलन मस्क ने बता दिया, ट्वीट किया, लिखा द अमेरिका पार्टी। तो क्या अब अमेरिका पार्टी बनने वाली है? क्या नई पार्टी के लिए काम करने वाले हैं मस्क? ये तमाम सवाल इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी हो रही है, ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है, जरा आपको बताते हैं वार पलटवार कैसे चल रहा है, जान लीजिए। ट्रंप क्या कर रहे हैं जान लीजिए। एलन मस्क की कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं, जिसकी धमकी उन्होंने खुलकर दे दी है। एलन की नागरिकता के मुद्दे पर भी प्रहार होगा, उनका मानना है। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये जान लीजिए आप, और एलन की नागरिकता के मुद्दे की जांच हो सकती है अगर ट्रंप चाह जाएं तो। सत्ता में है, जो चाहे कर सकते हैं। एलन मस्क की कथित ड्रग यूज की भी जांच हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, इस तरह की बातें इसीलिए मस्क कर रहे हैं। मस्क पर भारी नशीली दवाओं के इस्तेमाल का आरोप ट्रंप लगा रहे हैं। 2024 में मस्क ने माना था कि वो केटामाइन लेते हैं, और मस्क के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का प्रयोग भी कर सकते हैं ट्रंप अगर चाह जाते हैं। लेकिन मस्क भी पलटवार को तैयार हैं, कैसे जान लीजिए। ट्रंप यूएस को फिर दिखाएंगे पैसे का जोर, क्योंकि पैसे के दम पर खड़ी कर सकते हैं नई पार्टी, और ट्रंप को जीत दिलाने में इन्होंने $250 मिलियन खर्च किए थे मस्क ने। एक्स पर नैरेटिव का खेल शुरू हो चुका है, और एक्स के दम पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे, ये कह रहे हैं मस्क, और अब एक्स ही ट्रंप सरकार का बंटाधार करवा रहा है, और मस्क इस पर लग गए। जो लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं। यूएस की स्पेस संस्था नासा को मस्क झटका देने की बात कर चुके हैं। नासा और स्पेस एक्स के साथ घनिष्ठ संबंध है। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल नासा करती है। तो मस्क कह रहे हैं कि मैं पैसे के दम पर बदला लूंगा, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं
अपनी सत्ता के दम पर बदला लूंगा, लेकिन बदला किस बात को लेकर हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी जो फिजाओं में बात चल रही है वो अंदर की खबर अभी तक नहीं आई है कि कहां से शुरू हुआ, क्या सिर्फ बिल का मामला है या मामला कुछ और है। जरा आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि मीम सब जमकर चल रहे हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो इस तरह की तस्वीर देखेंगे। देखिए, ये एक रिंग सी बना दी गई है, यूरोप, कनाडा और एशिया इसको लेकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाई जा रही है कि कैसे दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह का एक मीम बनाया हुआ है। और अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पुतिन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको नॉर्थ कोरिया वाले भी दिखाई दे रहे हैं, और सब बात क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, चर्चा हो रही है। जैसे फोन पर गॉसिप होती है, वैसे ये तस्वीर दिखाकर बताया जा रहा है कि गॉसिप हर तरफ हो रही है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, ये इस तरह के ट्रेंड चले। और सीज फायर वाला भी एक मीम चल रहा है, चलिए वो तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने बहुत बोस्ट किया था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराई है। बाद में इंडिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी। तो अब सीज फायर का कैसे यहाँ पर चर्चा चल रही है कि आई मेड इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। इंडियंस कह रहे हैं कि आप अपना घर संभाल लीजिए, आप अपना घर संभाल लीजिए, ये हालात है, ये हालात बने हुए हैं। तो आप सोचिए, मीम्स तो ये तो हमने कुछ चुनिंदा मीम्स आपको दिखाए, लेकिन इस तरह के मीम्स जमकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन अब रशिया भी एक ऑफर दे रहा है, सच में एक ऑफर दिया गया है रशिया की तरफ से, बताते हैं, मीम्स पे नहीं, सच में जरा आपको बताते हैं। ट्रंप मस्क के टकराव के बीच राजनीति तेज होती जा रही है। रूसी सांसद ने मस्क को राजनीतिक शरण देने का ऑफर दे दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दिमित्री नोविकोव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मस्क को राजनीतिक शरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो रूस उन्हें शरण दे सकता है, यानी रशिया तैयार है। ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने मस्क को अवैध प्रवासी कहा था, तो इशारा इस तरफ है कि अगर ट्रंप चाह जाए कि अवैध प्रवासी हैं, कार्रवाई करने लगे, तो रशिया शरण देने को तैयार है। मस्क के निर्वासन और स्पेस एक्स को जब्त करने की मांग भी उनके पूर्व सलाहकार ने, ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने की थी। तो इशारा इस ओर है कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो वो रशिया का रुख कर सकते हैं। रशिया इसके लिए बाकायदा तैयार है, पूरी तैयारी रख रहा है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि इस लड़ाई से कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान ही नुकसान है, लोगों का नुकसान है, निवेशकों का नुकसान है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं, क्योंकि ये भारी पड़ रहा है लोगों के लिए। ट्रंप की जो नाराजगी है वो एलन मस्क पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से अब तक टेस्ला को 32 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 30% तक गिर गया है बताया जा रहा है, और टॉप ग्लोबल कंपनीज में टेस्ला 10वें पायदान पर पहुंच चुकी है, जो पहले ऊपर हुआ करती थी। गुरुवार को टेस्ला के शेयर 14% तक गिर गए। कंपनी को $150 मिलियन का लॉस हुआ, और एक दिन में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना नुकसान इसको लेकर हो रहा है। इस बीच आपको बताएं कि जब टेस्ला को नुकसान हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़कर रेड कलर की टेस्ला खरीदी थी, प्रमोट करने के लिए टेस्ला को, मस्क का साथ देने के लिए। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, ट्रंप की लाल टेस्ला देखिए, उसमें कैसे बैठ रहे हैं, दोस्ती निभा रहे थे, उस समय दोस्ती निभा रहे थे। और ये ज्यादा दिन पुरानी तस्वीर नहीं है, मार्च की तस्वीर बताई जा रही है, जब ट्रंप ये कार लेकर आए, और अब ट्रंप इस कार को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कहां पहले दोस्ती निभा रहे थे, अब इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यही मिली है हमें। तो तस्वीर तो देख ली आपने, लाल गाड़ी की जो टेस्ला है अभी ट्रंप के पास, लेकिन तैयारी क्या है, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टेस्ला कार बेच सकते हैं, ये खबर हमें मिली है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये जानकारी दी। मस्क के समर्थन में 11 मार्च को ही कार खरीदी थी, और जब दुनिया में टेस्ला का बहिष्कार हो रहा था तब ये कार खरीदकर वो अपना समर्थन दिखा रहे थे। टेस्ला को दुनिया की बेहतरीन कंपनी ट्रंप की तरफ से बताया गया था। अब पूरी बात ही बदल गई और सब कुछ चेंज हो गया। अब सीधे सीधे बात यहाँ पर हो गई कि अब इस कार को बेचना है, इस तरह के हालात बन गए। तो देखिए, सीधी सी बात अभी ये है कि मस्क अपनी दौलत के दम पर ये कह रहे हैं कि मैं बदला ले लूंगा अपनी दौलत से। ट्रंप अपनी सत्ता के दम पर लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे हैं, और इसका अंजाम भारी हो सकता है, ये भी समझ में आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर में चल रही जंगों को रुकवाने का क्रेडिट लेने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों अपने सबसे करीबी राजनीतिक दोस्त से जुबानी जंग लड़ रहे हैं।
उनके खिलाफ टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने मोर्चा खोल दिया है। मस्क की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रंप का तख्ता पलट करके ही मानेंगे। अमेरिका में हमेशा से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिलती रही है, लेकिन एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोलिंग के जरिए यूएस की नई पार्टी की स्थापना की मंशा जाहिर कर दी है, जो इस ओर इशारा कर रही है कि मस्क अपनी दौलत के दम पर ट्रंप सरकार को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस एक्स को मस्क ने ट्रंप के लिए चुनावी प्रमोशन का टूल बना दिया था, अब उसी एक्स का इस्तेमाल ट्रंप के खिलाफ किया जा रहा है। मस्क के इस खुले विरोध के बाद ट्रंप भी शांत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मस्क को मिलने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने लिखा, अगर बजट में बचत करनी है तो इसका सबसे आसान तरीका है एलन मस्क को मिलने वाले अरबों डॉलर की सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएं। अभी ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के विरोध का इशारा ही किया और टेस्ला को 150 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया। अब सोचिए, अगर ट्रंप ने सरकारी मशीनरी को मस्क के खिलाफ कर दिया तो अरबपति एलन मस्क को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर मस्क ने हमलों की बौछार कर दी और दावा कर दिया कि ट्रंप उनके बिना चुनाव नहीं जीत पाते। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाकर उन्हें हटाने की मांग भी रख दी, जिसके बाद ट्रंप ने पलटवार किए। वहीं मस्क को मतलबी और पागल बता दिया। इस जुबानी जंग के बीच मस्क ने ट्रंप पर बड़ा प्रहार किया। बिग ब्यूटीफुल से शुरू हुई ये लड़ाई दिन ब दिन अगली होती जा रही है। दरअसल मस्क ने ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल से जोड़ दिया। मस्क ने दावा करते हुए कहा कि अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है और इसी वजह से सार्वजनिक नहीं किया गया। एप्स्टीन मामले को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है, जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में एलन मस्क का दावा सही साबित होता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं खबर यह भी है कि एलन मस्क ने अपना वो ट्वीट अब हटा लिया है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें ट्रंप के लिए ही हैं। ट्रंप से ज्यादा मुश्किल में एलन मस्क हैं, क्योंकि बाइडेन सरकार में मस्क की कंपनियों के खिलाफ कई गंभीर मामले थे जिनकी जांच चल रही थी, जो ट्रंप शासन आने के बाद बंद कर दी गई। लेकिन अब इस टकराव के बाद एक बार फिर उन जांचों में तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच देखिए क्या हुआ है कि ट्रंप को जो ट्वीट टारगेट करके मस्क ने किया था वो ट्वीट डिलीट कर दिया। यू टर्न कई जगह ले लिए मस्क ने। कहां लिए जरा डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया डेवलपमेंट है। एलन मस्क ने बड़ा यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, एप्स्टीन केस वाला ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच कोई डील हो रही है, क्योंकि डील करने में ट्रंप सबसे आगे हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वाले मामले में भी मस्क पलट गए हैं। नासा के साथ स्पेस एक्स का प्रोग्राम जारी रहेगा वो कह रहे हैं। तो ये दोनों जो फैसले बदल गए हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सवाल यही है। क्योंकि हो सकता है कि कोई डील क्रैक हो गई हो, क्योंकि ट्रंप लगातार डील करते रहते हो सकता है डील इस बार भी क्रैक हो गई हो। लेकिन चलिए इस खबर पर नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात उस मर्डर मिस्ट्री की जिसकी शुरुआत हनीमून से हुई थी, लेकिन अंत इतना दुखद हुआ है कि हर कोई हैरान है। 15 दिन हो गए, राजा का शव मिल चुका है, लेकिन सोनम कहां है, इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल पाया। लेकिन अभी एक ताजा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बताया जा रहा है कि वो घटना से ठीक पहले का है और वो आखिरी जिंदा सबूत है जिसके जरिए सोनम की तलाश अब की जा रही है। जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जो तस्वीर ताजा सामने आई है, क्योंकि इस तस्वीर में राजा और सोनम दोनों दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआत इन्होंने मेघालय पहुंचकर की थी। शिलोंग जब से पहुंचे उसके बाद परिवार से संपर्क टूटा, सब कुछ तितर-बितर हो गया। अब सोनम कहां है ये नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सोनम दिख रही है, ये सोनम दिख रही है। राजा और सोनम ने यहाँ पर आप देखिए स्कूटी पर बैठी हुई है सोनम, और राजा भी दिखाई दे रहा है। होटल में आते जाते ये दिखाई दिए हैं दोनों, ये दोनों साथ दिखाई दिए हैं। और ये आखिरी तस्वीर है, बताया जा रहा है दोनों के साथ में। इसके बाद इनकी साथ में कोई तस्वीर अब तक नहीं देखी गई है। इस नए सीसीटीवी फुटेज से क्या क्या जानकारियां अब तक मिली हैं, ये देखिए जा रहे हैं दोनों स्कूटी पर बैठकर जा रहे हैं। ये घूमने गए थे और उसके बाद से क्योंकि सोनम का कोई अता पता नहीं है और राजा का शव मिला है, तो बहुत सारे सवालों के बीच ये केस अभी तक नहीं सुलझ सका है। लेकिन सीसीटीवी में क्या है समझिए, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजा सोनम इसमें दिखाई दे रहे हैं।
स्कूटी से होटल आते और जाते इन्हें स्पॉट किया गया है इस फुटेज में। होटल से सामान निकालता दिख रहा है राजा और करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक ये दोनों नजर आए। स्टाफ से बात करते भी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तस्वीर में हमने आपको दिखाया। दोनों यहां पर स्पॉट किए गए और 22 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसके बाद सवाल ये है कि आखिर सोनम कहां है। परिजन अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम को कहीं और भेज दिया गया है, क्या अपहरण कर लिया गया है सोनम का। ये बहुत सारे सवाल हैं, इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन परिजनों से जब हमने बात की तो उन्होंने अंदेशा जाहिर किया, अनहोनी का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं परिजन। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। सर 23 तारीख को 12:45 पर लास्ट बातचीत हुई सोनम की उनकी सास से, जो ऑडियो भी है। इससे पहले आपसे बात हुई होगी, कुछ बताया उन्होंने? पहले मैंने 15 मिनट पहले सोनम की मम्मी ने और उन्होंने सोनम ने दोनों ने बातचीत करी थी। कोई भय, कोई डर कुछ बताया था? नहीं, ऐसा कोई डर, ऐसी कोई भय नहीं बताई उन लोगों ने। ना उनकी आवाज में ऐसा कुछ आया था कि उनको कुछ भय था या। देखिए, परिवार अंदेशा जाहिर कर रहा है, लेकिन जरा पूरी टाइमलाइन बता देते हैं कि यह हनीमून मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री में कैसे तब्दील हो गई। जरा जानकारी देखिए। 20 तारीख का वो दिन था जब राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय गए थे, नॉर्थ ईस्ट गए थे, और उसके बाद 24 तारीख को परिवार से उनका संपर्क टूट गया। 27 तारीख को पहाड़ी इलाकों में 2 मैग मिलते हैं जो संशय फैलाते हैं, और 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिलता है। 3 जून को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें खुलासा होता है कि धारदार हथियार से हत्या कर दी गई राजा की। 7 जून को सोनम की तलाश अभी भी चल रही है, यानी 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इंदौर का ये कपल जो हनीमून मनाने गया था उसको लेकर जानकारियां नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि परिवार अंदेशा जाहिर कर रहा है, भाई वहां पुलिस के ज़ाब्ते के साथ SIT जो बनाई गई उसके साथ लगातार तलाश कर रहा है। उसमें एक और एंगल सामने आया, वो है बांग्लादेश एंगल। सोनम के नहीं मिलने से अब क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में परिजनों ने जताया है अपहरण का शक। वो कह रहे हैं कि किडनैपिंग हुई है और बांग्लादेश ले जाने का भी शक परिजन जता रहे हैं। कह रहे हैं कि मानव तस्करी हो सकती है, इसकी आशंका उन्होंने जाहिर की। पहले भी कई युगल इसी इलाके से गायब हुए हैं। ऐसे में परिवार को लग रहा है कि क्या सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है। पूरा मामला इस समय जांच के दायरे में है, लेकिन परिवार को बहुत बेचैनी से इंतजार है कि सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।